बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज की वीडियो में हमने कुछ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ से पर्टेनिंग रूल्स को कवर करना है। देखिए, टैक्स लॉ चाहे वो इनकम टैक्स लॉ हो, सेल्स टैक्स लॉ हो, ये एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, एक क्वालिटेटिव सब्जेक्ट है। लॉ कोई क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट नहीं है कि 2+2 का आंसर मेरे लिए भी 4 आ रहा हो, आपके लिए भी 4 आ रहा हो और किसी तीसरे बंदे के लिए भी 4 आ रहा हो। चूंकि लॉ एक क्वालिटेटिव, एक इंटरप्रिटेशनल सब्जेक्ट है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि लॉ के किसी प्रोविजन को पढ़कर मेरी कुछ इंटरप्रिटेशन क्रिएट हो, आप जब उसी प्रोविजन को पढ़े तो कोई और इंटरप्रिटेशन क्रिएट करे, और तीसरा बंदा जब उस प्रोविजन को रीड करे तो वो उसका कोई और मतलब क्रिएट कर रहा हो। तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली जब भी इस तरह के थियोरेटिकल या क्वालिटेटिव सब्जेक्ट की बात होती है, इस तरह के इंटरप्रिटेशनल वाले सब्जेक्ट की बात होती है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जब एक से ज्यादा पर्सन एक लॉ के प्रोविजन को रीड करे तो हर बंदे की इंटरप्रिटेशन, हर बंदे का ओपिनियन डिफरेंट क्रिएट हो रहा हो। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसी वजह से कोर्ट ऑफ लॉ की नीड अराइज होती है, इसी वजह से एफबीआर और एक टैक्स पेयर के दरमियान इशू क्रिएट होते हैं, क्योंकि लॉ के डिफरेंट प्रोविजंस को टैक्स पेयर एक डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट कर रहा होता है और जो टैक्स अथॉरिटी से वो डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट करता है। फिर जब इनके दरमियान डिस्प्यूट होता है तो अकॉर्डिंगली वो मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है और कोर्ट ऑफ लॉ लॉ की प्रॉपर या ट्रू इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करती है। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो बहुत सारे टैक्स के ऐसे मैटर्स हैं जिसके जिसके ऊपर डिफरेंट फर्म्स के भी डिफरेंट ओपिनियन है। यानी कि मैंने अपने प्रैक्टिकल करियर में बहुत सारे ऐसे टैक्स के मैटर्स देखे जिसमें पीडब्ल्यूसी फर्गुसन का एक अलग ओपिनियन है, केपीएमजी का अलग ओपिनियन है, ईवाई का एक अलग ओपिनियन है, कोई और फर्म है उसका कोई और ओपिनियन है, लॉयर का कोई और ओपिनियन हो सकता है, और टैक्स कंसल्टेंट का अपना एक जो टैक्स लॉयर्स वगैरह उनका एक अपना ओपिनियन हो सकता है। तो चूंकि बात इस तरह के थियोरेटिकल सब्जेक्ट की, इस तरह के क्वालिटेटिव सब्जेक्ट की हो रही है, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई एक फर्म गलत है या कोई एक फर्म सही है। ऑब्वियसली हर फर्म की अपनी इंटरप्रिटेशन के पीछे कोई ना कोई बेसिस, कोई ना कोई रीजनिंग होगी। इसी तरीके से जब आप टैक्स के सब्जेक्ट की बात करते हो तो जो इनके डिफरेंट प्रोफेशनल टीचर्स अवेलेबल है, इनके दरमियान भी एट टाइम्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एट टाइम्स डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन क्रिएट हो जाता है कि प्रोफेशन में एक टीचर एक प्रोविजन को एक तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, दूसरे टीचर दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। इवन टीचर और आईकेप के दरमियान भी एट टाइम्स डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन क्रिएट हो जाता है कि आपको क्लासरूम में टीचर ने एक इंटरप्रिटेशन एक तरीके से बताई और आईकेप ने उसकी कोई और इंटरप्रिटेशन या कोई और ओपिनियन क्रिएट किया हुआ है। तो ये प्रैक्टिकल इशू है जो कि इस तरह के थियोरिटिकल या क्वालिटेटिव सब्जेक्ट में अराइज हो सकता है। लेकिन इस ओपिनियन या इंटरप्रिटेशनल इश्यूज को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। यानी कि जब भी हम एक टेक्स्ट लॉ को कवर करेंगे, एक टेक्स्ट लॉ को पढ़ेंगे, तो हमें इन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को अपने जहन में रखना है। ये मैंने कुछ लिमिटेड रूल्स आपके सामने भी प्लॉट किए, वक्त के साथ साथ मैं और रूल्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है जिनको हम फॉलो करते हैं सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से कि डिफरेंट लोगों के दरमियान ज्यादा इंटरप्रिटेशनल इश्यूज या इंटरप्रिटेशनल डिफरेंसेस अराइज ना हो। जो ये इंटरप्रिटेशन या ओपिनियन के डिफरेंस है, इसे हम मिनिमाइज कर रहे हो। तो हम आज की इस वीडियो में कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट या रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्पेसिफिक प्रोविजन शेल प्रीवेल ओवर जनरल प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजन शेल प्रीवेल ओवर जनरल प्रोविजन, इसका मतलब यह है कि अगर लॉ का कोई प्रोविजन, अगर लॉ का कोई सेक्शन कोई जनरल ट्रांजेक्शन या कोई जनरल ट्रीटमेंट को डिस्कस कर रहा है, और इसी के कंपैरिजन में या इसी के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक प्रोविजन किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को डिस्कस कर रहा है, स्पेसिफिक सिनेरियोज में वो स्पेसिफिक प्रोविजन अप्लाई होगा। अगर लॉ का एक सेक्शन है जो कि जनरल ट्रांजेक्शन्स के लिए या जनरल पब्लिक के लिए इस्तेमाल हो रहा है या जनरल क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और इसी के कंपैरिजन में या इसी के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है जो कि किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए है, तो फिर हम उस स्पेसिफिक सिनेरियो में जनरल प्रोविजन को ओवरराइड कर देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास लॉ में इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड है। इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड एक जनरल हेड है। दुनिया जहां की सारी बिजनेस इनकम, दुनिया जहां के डिफरेंट तरह के जितने भी आप बिजनेस करो, ये इनकम आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में टैक्स होगी। इसी के कंपैरिजन में हमारे पास एक कैपिटल गेन का हेड है। कैपिटल गेन के हेड में हम पढ़ेंगे कि अगर हम शेयर्स में सेल परचेज करके कोई इनकम कमाते हैं, शेयर्स में सेल परचेज करके कोई गेन कमाते हैं, तो ये कैपिटल गेन के हेड में कवर होगा। अब यहाँ पे सवाल ये क्रिएट होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक म्यूचुअल फंड है, या फॉर एग्जाम्पल के कोई एक ऐसी बिजनेसमैन है जिसका काम ही है कि वो शेयर्स में सेल परचेज करके इनकम कमा रहा है। एक हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड है जो कि बिजनेस इनकम को कैटर करता है। एक हमारे पास कैपिटल गेन का हेड है जो कि शेयर्स की सेल परचेज में आने वाले गेन को कवर करता है। लेट्स से कि मेरा बिजनेस ही ये है कि मैं शेयर्स में सेल परचेज करके इनकम कमा रहा हूँ, तो सवाल ये क्रिएट होता है कि मैं से इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स करवाऊं या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में टैक्स करवाऊं। अगेन आपने ये रूल फॉलो करना है, स्पेशल प्रोविजन शेल प्रीवेल ओवर जनरल प्रोविजन।
इनकम फ्रॉम बिजनेस एक जनरल हेड ऑफ इनकम है जो कि हर तरह के बिजनेस को कैटर करता है। कैपिटल गेन एक स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम है जो कि कैपिटल एसेट्स यानी कि शेयर्स की सेल परचेज पे आने वाले गेन और लॉस को कवर करता है। अगर मेरा बिजनेस ही कैपिटल गेन कमाना है, अगर मेरा बिजनेस ही शेयर परचेज की इनकम, शेयर परचेज को सेल परचेज करके इनकम कमाना है, मैं अपनी इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स नहीं करवाऊंगा, मैं अपनी इनकम को कैपिटल गेन के हेड में टैक्स करवा रहा हूंगा। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड एक जनरल हेड है, इनकम फ्रॉम बिजनेस बिजनेस की बात करता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड रेंटल इनकम की बात करता है कि अगर आप प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम कमाते हो तो उसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हेड टैक्स करवाते हो। अब फॉर एग्जाम्पल कि मेरा बिजनेस ही है कि मैं प्रॉपर्टीज को बाय करता हूँ, रेंट पे देता हूँ और रेंटल इनकम कमाता हूँ, तो क्या मैं अपनी इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स करवाऊंगा या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवाऊंगा? द आंसर इज कि मैं अपनी इनकम को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवाऊंगा। रीजन भी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एक जनरल हेड है जो सारे बिजनेसेस की इनकम को कवर करता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक हेड है जो रेंटल इनकम को कवर करता है। यानी कि अगर मेरा मेन बिजनेस या मैं पार्ट टाइम में अगर रेंटल इनकम कमा रहा हूं तो दोनों ही केसेस में मेरी रेंटल इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स की जाएगी। इसके बाद सेकंड रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है हमारे पास, वेयर मोर देन वन इंटरप्रिटेशन स्लैश ट्रीटमेंट इज पॉसिबल फॉर एनी प्रोविजन ऑफ लॉ। Where more than one interpretation slash treatment is possible for any provision of law, the interpretation slash treatment beneficial for the taxpayer shall be adopted. The interpretation treatment beneficial for the taxpayer shall be adopted. अगर लॉ के किसी प्रोविजन को पढ़कर एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, अगर लॉ के किसी प्रोविजन को पढ़कर एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन, एक से ज्यादा ओपिनियन प्रैक्टिकली पॉसिबल है, या फॉर एग्जाम्पल लॉ में कोई चीज अनआंसर्ड है, या फॉर एग्जाम्पल कि लॉ में कोई चीज अनक्लियर है, अगर लॉ में एक से ज्यादा ट्रीटमेंट, एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हो, लॉ किसी हवाले से अनक्लियर हो, लॉ में किसी चीज के हवाले से आंसर ही ना दिया हो, ट्रीटमेंट ही ना बनाई हुई हो, तो यहाँ पे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ये कहते हैं कि जब एक से ज्यादा ट्रीटमेंट या एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल होगी तो हम वो ट्रीटमेंट, हम वो इंटरप्रिटेशन फॉलो करेंगे जो कि टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल है, जो कि टैक्स पेयर को फायदा दे रही होगी। अगर लॉ का कोई प्रोविजन अनक्लियर है, ग्रे है, तो मैं वो इंटरप्रिटेशन, वो ओपिनियन फॉलो करूंगा जो कि टैक्स पेयर के हक में बेनिफिशियल होगी। अच्छा, ये जो सारे रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये वो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और इवन अपीलेट ट्राइब्यूनल अपने डिसीजंस में फॉलो करती है लॉ को इंटरप्रेट करते हुए। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अपीलेट ट्राइब्यूनल से हम ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन सीखते हैं कि हमने अपने लॉ को किस तरह से रीड करना है, किस तरह से इंटरप्रेट करना है। इसके बाद हमारे पास दो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है इनकम की टैक्सेबिलिटी के हवाले से। पॉइंट नंबर 3, revenue receipts are always taxable unless specifically made exempt under the income tax ordinance. Capital receipts are always not taxable unless specifically made taxable under the income tax ordinance. लेकिन जब भी आपके पास इनफ्लोस, रिसिट्स या इनकम इस नेचर की आएगी कि वो रेवेन्यू नेचर की इनकम है, अगर आप कोई ऐसी इनकम कमा रहे हो जो कि रेवेन्यू नेचर की इनकम है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा ही टैक्सेबल होगा अनलेस के लॉ मेकर इसकी कोई स्पेसिफिक एग्जिबिशन प्रोवाइड करे। अगर आपने कोई ऐसी इनकम अर्न की, अगर आपने कोई ऐसा इन्फ्लोस कमाया है जो कि रेवेन्यू नेचर का है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा ही टैक्सेबल होगा अनलेस के लॉ मेकर इसकी स्पेसिफिक एग्जम्पशन की बात करे। इसी के कंपैरिजन में अगर आप कोई ऐसी इनकम कमा रहे हो या कोई ऐसी रिसिट कलेक्ट कर रहे हो जो कि कैपिटल नेचर की है, तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल नेचर की रिसिट अलाउ, बाय डिफॉल्ट कैपिटल नेचर की रिसिट टैक्सेबल नहीं होगी अनलेस के लॉ मेकर इसे स्पेसिफिकली चार्जेबल टू टैक्स बना रहा हो। Revenue receipts are always taxable unless specifically exempt, and capital receipts are always not taxable unless specifically made taxable under the law. तो एक चीज यहां पे जरूर सुनिएगा, देखिए लॉ में एक चीज का नॉन टैक्सेबल होना एक अलग बात है, लॉ में एक चीज का एग्जेम्प्ट होना एक अलग बात है, और लॉ में एक चीज का टैक्सेबल एट 0% होना एक अलग बात है। इन तीनों ही केसेस में नेट आंसर ये बनेगा कि टैक्स लायबिलिटी वुड बी जीरो। अगर एक चीज टैक्सेबल ही नहीं है तो भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, अगर एक चीज एग्जेम्प्ट है तो भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, और अगर एक चीज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 0% है तो इस पर टैक्स 0% से कैलकुलेट करके टैक्स अल्टीमेटली कैलकुलेट नहीं होगा। तो तीनों का नेट आंसर या नेट कंक्लूजन तो सेम है, लेकिन लॉ की नजर में ये तीनों अलग अलग चीज है। नॉन टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल का मतलब है कि लॉ उस चीज पे अप्लाई ही नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, ये नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम आपके लॉ में टैक्सेबल ही नहीं होती। एग्जेम्प्ट का मतलब यह है कि वो चीज जो लॉ में पहले तो टैक्सेबल थी,
लेकिन फिर लॉ मेकर ने उसके ऊपर एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दी। एक चीज पहले तो टैक्सेबल थी, फिर लॉ मेकर ने उसके ऊपर एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दी। याद रखिएगा कि लेवल 1 टैक्सेशन है और लेवल 2 उसकी एग्जेम्पशन है। लॉ में कभी भी कोई चीज एग्जेम्प्ट नहीं हो सकती अनलेस कि वो लेवल 1 पे टैक्सेबल ना हो। यानी कि स्टेज 1 टैक्सेबल होगा, फिर स्टेज 2 पे एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड होगी। तो एक चीज का नॉन टैक्सेबल होने का मतलब है कि उस पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं हो रहा। एक चीज का एग्जेम्प्ट होने का मतलब है कि उस पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स है, फिर लॉ मेकर ने एग्जेम्प्ट कर दिया। और तीसरी चीज है टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 0%। यानी कि तीसरी वाली चीज लॉ के तहत टैक्स तो हो रही है, लेकिन 0% पे टैक्स हो रही है। तो लॉ की नजर में नॉट टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और 0% पे टैक्स होना, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। नेट कंक्लूजन तीनों का ही सेम निकलेगा कि देयर विल बी नो टैक्स, लेकिन लॉ की नजर में ये तीनों चीजें अलग अलग है। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि रेवेन्यू रिसीट्स हमेशा टैक्सेबल होंगी अनलेस के लॉ मेकर एग्जेम्पशन प्रोवाइड करे। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि कैपिटल रिसीट्स हमेशा टैक्सेबल ही नहीं होगी अनलेस के लॉ मेकर उनकी स्पेसिफिक टैक्सेबिलिटी की बात करे। सवाल यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स क्या है। तो इनकम टैक्स लॉ में रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मल्टीपल डिसीजंस में रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को डिस्कस किया गया है। एक ऐसी रिसीट्स जिसका अंडरलाइंग इकोनॉमिक बेनिफिट लेस देन अ ईयर का हो, एक ऐसी रिसीट्स जो कि रेगुलर नेचर की हो, इन रिसीट्स को हम रेवेन्यू रिसीट्स कहेंगे। या तो रिसिप्ट्स का अंडरलाइंग इकोनॉमिक बेनिफिट लेस देन ईयर का हो, या फिर रिसिप्ट्स रेगुलर नेचर की हो, इन तरह की रिसिप्ट्स को हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अपने स्टूडेंट से फीस कलेक्ट कर रहा हूँ और उनको 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, इस रिसिप्ट्स की जो नेचर है, इस रिसिप्ट्स का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो लेस देन ईयर है, सर ये मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, ये टैक्सेबल होगी अनलेस के लॉ मेकर इसे एग्जाम डिक्लेयर करे। या फॉर एग्जाम्पल कि एक कार का शोरूम है, अब कार का शोरूम जो कार बेच रहा है उसके लिए जो पैसे आ रहे हैं वो कार के अगेंस्ट आ रहे हैं। कार एक कैपिटल एसेट है, एक कार एक लॉन्ग टर्म एसेट है, एक फिक्स्ड एसेट है। लेकिन अगर एक कार का शोरूम है और वो रेगुलर कार बेच रहा है, तो उसके पास जो कार के पैसे आ रहे हैं वो ऑब्वियसली रेगुलर नेचर के रिसिप्ट्स हैं। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाई जाएगी, जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट लेस देन ईयर का हो या जो रेगुलर नेचर की हो। इसी तरीके से कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा, सर वो रिसिप्ट जिनका अंडरलाइंग इकोनॉमिक बेनिफिट मोर देन 1 ईयर का हो, वो रिसिप्ट जिनका अंडरलाइंग इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का हो, या फिर जो कि इरेगुलर नेचर की रिसिप्ट हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ या मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर हूँ और मैं अपना कोई फिक्स एसेट, अपना कोई डेप्रिशिएबल एसेट बेच देता हूँ, तो मेरे पास जो रिसिप्ट आ रही है वो रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट कंसिडर की जाएगी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस exemption is specifically provided, whereas capital receipts are always not taxable unless taxability is specifically provided. इसी तरीके से नेक्स्ट दो रूल एक्सपेंसेस की अलाउबिलिटी के हवाले से है। कहता है पॉइंट नंबर 5 में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ऑलवेज अलाउड unless specifically made disallowed under the income tax ordinance, whereas capital expenditures are always not allowed unless specifically made allowed under the income tax ordinance. अगर आप कोई ऐसा एक्सपेंस, अगर आप कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हो जो कि रेवेन्यू नेचर का है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा अलाउ होगा अनलेस के लॉ मेकर इनकी डिसअलाउबिलिटी की बात करे। अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंस किया, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया जो कि रेवेन्यू नेचर का है, जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट 12 महीने से कम का है, या जो रेगुलर नेचर का खर्चा है, तो सर ये एक्सपेंस हमेशा अलाउ रहेगा अनलेस के लॉ मेकर लॉ के किसी सेक्शन में, लॉ के किसी प्रोविजन में उसे स्पेसिफिकली डिसअलाउ करवा दे। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर आपने कोई खर्चा किया जो कैपिटल नेचर का है, तो ये बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं होगा अनलेस के लॉ मेकर इसे स्पेसिफिकली अलाउ करवा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं और मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदता हूं, तो ये मेरा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं होगा। लेकिन चूंकि लॉ मेकर ने डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन क्लेम करने का स्पेसिफिक सेक्शन दे रखा है, तो अब हम इस पे डेप्रिसिएशन डिडक्शन क्लेम कर रहे होंगे। तो revenue nature receipts are always taxable unless exemption is provided. Capital nature receipts are always not taxable unless taxability is provided. Revenue nature expenses are always allowed unless disallowed under the ordinance. Capital nature expenditure are always not allowed unless specifically made allowed under the income tax ordinance. इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 भी लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट नंबर 7 को हम अभी कवर नहीं कर रहे। अभी इस स्टेज पे हमें ये पॉइंट समझ नहीं आएगा, लेकिन लेटर स्टेज में पॉइंट नंबर 7 भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और भी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हम वक्त के साथ साथ अनकवर कर रहे होंगे। आई होप ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के लेक्चर को यहीं तक रखना है। थैंक यू।